हेलो स्टूडेंट, तो हमने जो सेमेस्टर 4 केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा था फिजिकल केमिस्ट्री का, उसका हम आंसर कर रहे थे। तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था एंड उसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा स्टेट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे पहले हमने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, तो उस वीडियो को आप जरूर देख लेना। तो हमें यहाँ पर बताना है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है एंड बहुत सारे स्टेटमेंट दिए गए थे, बहुत सारे साइंटिस्ट ने इनके स्टेटमेंट दिया था, तो उन्हें भी हमें यहाँ पर लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट, यानी कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज इंक्रीजिंग इन द कोर्स ऑफ एवरी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज। यानी कि यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है वो धीरे धीरे इंक्रीज करती जा रही है। इन केस ऑफ स्पॉन्टेनियस फिर कोई भी नेचुरल चेंज है उसमें हमेशा उनकी एंट्रोपी जो होती है वो इंक्रीज होती जा रही है। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डरनेस, यानी कि जितनी भी रैंडमनेस चीजें आपको दिख रही होती है, जितने भी डिसऑर्डर दिख रहा होता है, वहां पर एंट्रोपी हमेशा ज्यादा होती है। डिग्री ऑफ मेजरमेंट ऑफ डिसऑर्डरनेस इज नोन एज एंट्रोपी। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहने का मतलब है कि नेचुरली होने वाले प्रोसेस, यानी कि आप वहां पर कुछ भी इनिशिएशन नहीं दे रहे होते, कुछ भी आप वहां पर फोर्स नहीं लगा रहे होते, वो रिएक्शन खुद ब खुद होती है। जैसे कि बारिश का होना अपने आप हो रहा है, जैसे बर्फ का पिघलना खुद ब खुद पिघल रहा है, आप तो वहां कुछ करने के लिए नहीं गए, कोई इनिशिएशन की जरूरत नहीं पड़ी। तो उस तरह के रिएक्शन को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, या फिर आप उसे नेचुरल रिएक्शन भी बोल सकते हैं, नेचुरल चेंज भी बोल सकते हैं। तो इस रिएक्शन के कहने का ओवरऑल मतलब है, अगर आपने पूरे थर्मोडायनेमिक्स में कुछ भी नहीं पढ़ रखा है तो ये समझो कि जो यूनिवर्स है हमारा, जहाँ पर सिस्टम और सराउंडिंग दोनों होती है, उसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, हमेशा इंक्रीज हो रही है। ठीक है, किसी भी स्पॉन्टेनियस और नेचुरल चेंज में हमेशा डिसऑर्डरनेस जो है वो बढ़ती जा रही है। या फिर इसे हम लिख सकते हैं ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और न्यूट्रल चेंज आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। यानी कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है और जो नेचुरल चेंजेस होती है, ठीक है, नेचुरल चेंज यहाँ पर होगा, जो भी नेचुरल चेंजेस होती है वो सारे के सारे थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल है। यानी कि बारिश जो हो रही है वो ऊपर से नीचे पानी गिरता है, ठीक है, पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती है वो हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है, विदाउट द हेल्प ऑफ एन एक्सटर्नल वर्क। इसमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम अ कोल्डर टू हॉटर बॉडी। हम हमेशा ये जानते हैं कि हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ क्या होता है, हीट का एक्सचेंज होता है, हीट का फ्लो होता है। लेकिन कभी आपने ये सुना है कि कोल्डर से हॉटर बॉडी बनता है? नहीं, कोल्डर से हॉटर बॉडी कभी भी नहीं बन सकता है जब तक कि आप उसमें कोई एक्सटर्नल वर्क ना करें। जैसे कि आप हो सकता है उस पतीले को चढ़ा दिए हो गैस में, तो गैस में क्या होगा, हीट मिल रहा है उसको, तब जाकर के वो कोल्डर से हॉटर में चेंज हो रहा है। तो उसमें शुरुआत में आपने एक्सटर्नल वर्क करा, तब जाकर के वो हुआ। तो इस तरह के प्रोसेस को नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोलते हैं। एंड ऐसी प्रोसेस जहाँ पर कोई भी इनिशिएशन की जरूरत नहीं होती, कोई भी एक्सटर्नल वर्क की जरूरत नहीं होती है, उस तरह को बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो यहाँ पर कहने का मतलब यही है कि जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होते हैं, यानी कि एक बार वो ऐसे बन गया दोबारा वो नहीं बन सकता। अब यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दिए थे अलग अलग, तो उन स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेटमेंट है केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट। इनका स्टेटमेंट था, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट ऑपरेट इन अ साइकिल एंड कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अ सोर्स इनटू वर्क। इनके कहने का मतलब था कि आप जब एक इंजन बना रहे होते हो तो वो इम्पॉसिबल है जो क्या करे, किसी भी हीट को वर्क में चेंज कर दे। हमने यहाँ पर हीट और वर्क पढ़ रखा है थर्मोडायनेमिक फंक्शन में, तो हमने वहां पर देखा तो एनर्जी 2 फॉर्म में होती है, हीट और वर्क में। तो अगर आप हीट इंजन बना रहे हो तो ये इम्पॉसिबल है कि आप जितना भी हीट दे रहे हो उसको सारा का सारा आप वर्क में चेंज कर सको। तो ये नामुमकिन है, ऐसा आप नहीं कर सकते। कुछ ना कुछ चीजें जो होती है छूट जाती है। अगर आप 100% उसमें दे रहे हैं तो हो सकता है 85% आप उसको वर्क में चेंज कर पा रहे, 15% चेंज नहीं होगा। यानी कि पूरा जो हीट है वो वर्क में चेंज नहीं होता है। इनके कहने का मतलब ये है। इसको आसान भाषा में लिख सकते हैं, दिस मीन्स नो इंजन कैन हैव 100% एफिशिएंसी बिकॉज सम एनर्जी विल ऑलवेज बी लॉस्ट एज हीट टू द सराउंडिंग्स। यानी कि 100% एफिशिएंसी के साथ कोई भी इंजन काम नहीं करता है, क्योंकि कुछ ना कुछ एनर्जी जो होती है वो लॉस्ट हो जाती है, यानी कि खत्म हो जाती है सराउंडिंग में, ठीक है, वो निकल जाता है। इसे हम बोलते हैं केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट। क्लॉसियस स्टेटमेंट ये कहता है, इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट इन अ साइकिल एंड ट्रांसफर्स हीट फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क बीइंग परफॉर्म्ड ऑन द सिस्टम। यानी कि ऐसा डिवाइस बनाना इम्पॉसिबल है जो क्या करता है, कोल्डर बॉडी को हॉटर बॉडी में चेंज कर सकता है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के लगे, ठीक है, जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ करके आया है कि बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के हेल्प से आप कोल्डर से हॉटर बॉडी बना सकते हो। तो वही चीज क्लॉसियस भी बोलते हैं कि ऐसी कोई भी डिवाइस अभी तक नहीं बनी है और बनाना भी इम्पॉसिबल है। कोल्डर से हॉटर बॉडी जाने के लिए आपको एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, तो ये स्पॉन्टेनियस नहीं हो गया। तो आप ऐसा डिवाइस नहीं बना सकते जो क्या करे, कोल्डर बॉडी को हॉटर बॉडी में चेंज कर दे बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के, ठीक है। तो ये था हमारा क्लॉसियस स्टेटमेंट और इसे हम आसान भाषा में लिख सकते हैं, दिस हाईलाइट्स दैट हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम अ
कोल्डर टू हॉटर बॉडी स्पॉन्टेनियसली। इसका मतलब कि हीट जो है वो कोल्डर से हॉटर बॉडी में ट्रांसफर नहीं करा जा सकता है स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस मतलब नेचुरली, ठीक है। एंड तीसरा स्टेटमेंट है एंट्रोपी स्टेटमेंट। ये बोलता है द ओनली स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द टोटल एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। इनके कहने का मतलब है कि सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए यानी कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस के लिए जितनी भी एंट्रोपी होती है, टोटल एंट्रोपी जो होती है यूनिवर्स की, वो हमेशा इंक्रीज कर रही है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए नहीं, सिर्फ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए हमेशा जो है एंट्रोपी इंक्रीज करती है। दिस इंप्लाइज दैट सिस्टम नेचुरली प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्रेटर डिसऑर्डर। और ये बताता है कि जो सिस्टम है हमारा, ये जो यूनिवर्स है उसमें जो सिस्टम है वो हमेशा डिसऑर्डरनेस की तरफ बढ़ रहा है, नेचुरली बढ़ रहा है, ठीक है। एंड लास्ट स्टेटमेंट आता है कार्नोट्स प्रिंसिपल स्टेटमेंट, जो कि है नो हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टू हीट रिजर्वॉयर कैन बी मोर एफिशिएंट देन अ कार्नोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन द सेम रिजर्वॉयर। इनके कहने का मतलब है कार्नोट इंजन एक ऐसा इंजन है जो कि अभी तक कंस्ट्रक्ट ही नहीं हुआ है। जो कार्नोट साइंटिस्ट थे वो बोलते हैं कि कार्नोट रिजर्वॉयर जो है यानी कि उनका जो मशीन है उनको छोड़ करके कोई दूसरा जो मशीन है वो एफिशिएंट नहीं है, ठीक है। यही इनके कहने का मतलब, जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये मन धड़ंग कहानी तरह का बोल सकते हो आप, लेकिन उनका स्टेटमेंट भी बहुत जरूरी है। वो बोलते हैं कि जितना भी हीट इंजन है, कोई भी हीट इंजन ऑपरेट नहीं करता है दो हीट रिजर्वॉयर को ज्यादा एफिशिएंट नहीं बनाता है कार्नोट इंजन के मुकाबले में, यानी कि कार्नोट इंजन जो है वो ज्यादा एफिशिएंट है। दिस डिफाइंस मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन्स। इनका जो स्टेटमेंट है ये बताता है कि किसी भी इंजन की, किसी भी हीट इंजन की मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी क्या हो सकती है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन में हम इसको लिख सकते हैं कार्नोट्स इंजन रिप्रेजेंट द मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी दैट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर ऑफ द हॉट एंड कोल्ड रिजर्वॉयर। यानी कि जो कार्नोट है ये बताते हैं कि जो कार्नोट इंजन है ये रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम थ्योरेटिकल एफिशिएंसी। थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल नहीं है। आई होप तुमको समझ में आ गया होगा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्स है उसकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज कर रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में। दूसरा डेफिनेशन हमने देखा कि जितनी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस होती है वो क्या होती है, थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल होता है बिना किसी एक्सटर्नल वर्क के हेल्प से, यानी कि हीट कभी भी कोल्डर से हॉटर बॉडी में चेंज नहीं हो सकता है। फिर हमने केल्विन प्लैंक के स्टेटमेंट देखा, एंड देन फिर हमने क्लॉसियस स्टेटमेंट देखा, एंड फिर हमने एंट्रोपी स्टेटमेंट देखा, एंड लास्ट में हमने कार्नोट स्टेटमेंट देखा। आई होप तुमको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू।